अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। हुकूमत पर मजीद दबाव डालने के लिए पीडीएम ने 13 दिसंबर के जलसे से पहले ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन के पास इस्तीफे देने का हथियार भी मौजूद है, लेकिन अपोजिशन जमातें ऐसा कोई भी वार खाली नहीं जाने देना चाहती कि किसी भी वजह से ये जो मुतहर्रिक उनकी अपोजिशन है उसमें खलल पैदा हो। लेकिन वो जलसे करने के बाद लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी की तरफ जरूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सियासी हालात को जिस बंद गली की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिश की गई है, इस बात का इंदिया है कि क्या हालात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी भारतीय नेटवर्क की, जिसे बेनकाब किया गया और जिस पर यूरोपीय यूनियन डिसइंफोलेब ने ऐसी जामे तहकीक की है कि भारत के लिए झुटलाना उससे नामुमकिन हो गया है। अब ऐसा नेटवर्क जो मजमूई तौर पर 95 ममालिक में अपनी 500 जाली मीडिया आउटलेट्स को चला रहा है, उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना और यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों की मजीद हिमायत हासिल करना है। इस रिपोर्ट से जुड़े मजीद हकायक और इंकशाफात प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे। और आखिर में बात भारत में जारी ज़रूरी इस्लाहात के खिलाफ किसानों के एहतजाज की। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैर रज़ी साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। जुनैर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहवर्दी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उस ऐलान के हवाले से जो कि उसने कबल अज़ वक्त तो किया, लेकिन वो स्ट्रेटजी, वो लॉन्ग मार्च जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा। अब जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें हुकूमत को मज़ीद टफ टाइम देने के लिए इस स्ट्रेटजी का जो इस्तेमाल है वो होता हुआ दिखाई देगा और इस हवाले से ताजिर बरादरी, डॉक्टर्स, वकला, असातिज़ा और किसानों से भी राब्ते किए जाएंगे। याद रहे कि अपोजिशन जमातों ने 31 दिसंबर तक अपने अरकान को इस्तीफे, पार्टी क़यादत को भी जमा करवाने की हिदायत जारी कर रखी हैं, लेकिन पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च, ये जो ऐलान कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज़, इससे हम कह सकते हैं कि अब हालात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जनरल साहब, वैसे तो सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता, लेकिन जिस तरह से जिस बंद गली की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है मामलात को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह देते हैं बार बार कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, जबकि ऑपोजिशन को इस जुमले से सख्त नफरत है, तो फिर जा रहे हैं हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक डिमांड्स का ताल्लुक है या दोनों साइड्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है, तो वो तो नो रिटर्न की तरफ आप तकरीबन पहुंचे हुए। 12 नुकात दिए थे हमारे ऑपोजिशन ने, और उसमें अगर आप देखिए तो सारे नुकात तो मेरा ख्याल है वो वो लफाजी है, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्शन को नहीं मानते और यही आपकी डिमांड है कि ये हुकूमत जाए, तो क्या हुकूमत ये डिमांड मान लेगी मुज़ाकरात में? मुज़ाकरात में तो कतई नहीं मानेंगे। सो नेचुरली हुकूमत ये इस नुक्ते पे तो बात नहीं करेगी। आज शायद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए और वो एक नेशनल डायलॉग का इंतजाम करवाएं। अब अगर चीफ जस्टिस भी नेशनल डायलॉग का इंतजाम करवाएं तो एक कानूनी जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा, एक कानूनी सेटअप में जब आके बात करेंगे तो वो आपसे शवाहिद मांगेंगे। आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन ठीक नहीं थे, रिग्ड थे, तो मैं सिर्फ आपके कहने पे तो नहीं माना जाएगा, शवाहिद देके आए, तो फिर बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चलेगी। शवाहिद तो नहीं है, क्योंकि ये ज़मानी बातचीत चल रही है बड़े अरसे से। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को ये शक है कि ये सारी गेम इस तरह है कि आप एनआरओ मांगेंगे। अब अगर एनआरओ वो नहीं भी मांग रहे, वैसे नहीं कह रहे, तो आपको एनआरओ की तरफ खींच तो रहे हैं। जब आपको आपकी हुकूमत गिराने की बात करते हैं तो बात तो वहीं आ गई। तो मकसद कहने का ये है कि जो डिमांड्स हैं और जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी है, वो ऐसे रिजिड किस्म के पॉइंट्स हैं कि उनके ऊपर कोई चीज आगे चल नहीं सकती। ये तो हुकूमत नहीं छोड़नी, वो हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक आप देख लीजिए कि एक अपोजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें यही है कि अगर ऑपोजिशन हुकूमत को मजबूर कर दे कि हुकूमत की रेट खत्म हो गई, हुकूमत महसूस करती है कि वो अब मजीद उनको हुकूमत चलाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, तो फिर वो रास्ता इख्तियार करें कि असम्बलियां तोड़ दें, नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें। वो तो अलग बात है कि वो कुछ ऐसी सूरत हाल लगता नहीं कि वो पेश आएगी, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आ जाए तो हुकूमत मजबूर हो सकती है।
लेकिन उसके अलावा तो और कोई बातचीत का तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे कॉमन ग्राउंड मौजूद है जिसके ऊपर ये बातचीत हो सकती है। तो ये मेरा ख्याल है कि हम बदकिस्मत कि हम एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां कन्फ्रंटेशन जो है वो बढ़ती जाए। मुज़म्मिल साहब, एक तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाता है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके बयानात में तजाद सामने आ रहा है। मरियम बीबी कह रही हैं कि 13 दिसंबर से पहले इस्तीफे मांगे नहीं, जबकि बिलावल करें पार्टी फैसले जब तक नहीं होगा आप लोग इस्तीफा जमा नहीं करवाएंगे। फिर ये हालात जा कहाँ रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ, या फिर एक कन्फ्यूजन जो कि ऑपोजिशन में अभी देखी भी जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कोई कंफ्यूजन है। वॉलंटरली जो रेजिग्नेशन पीएमएलएन के लोगों ने देने शुरू किए, उनमें यूसुफ रजा गिलानी के भी बेटे अली हैदर गिलानी ने भी अपना रिजाइन जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया। लेकिन अभी पार्टी ने तो 31 दिसंबर तक की डेट दी है रिजाइन लेने के लिए, और अभी तक उन्होंने कोई मांगे भी नहीं है रिजाइन। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई कंफ्यूजन है। दोनों मरियम और वो एक ही बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो ज्यादा अग्रेसिव है और पीपीपी जो है वो संभल के खेल रही है, लेकिन दोनों एक ही पिच पे खेल रहे हैं और एक ही पेज पे खेल रहे हैं। खेलने का अंदाज फर्क है, और हुकूमत को ये उम्मीदें कम करनी चाहिए कि अब उनमें तकसीम होगी तो हम जीत जाएंगे। गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि वो उनको ये सोचे कि अगर वो इकट्ठे भी रहे तो हम कैसे जीतेंगे। आज भी जो मैंने शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें सारी उम्मीद इस बात पर है कि पीडीएम टूट जाएगा तो हम जीत जाएंगे। भाई, उम्मीद इस बात पर मत लगाएं कि पीडीएम टूट जाएगा तो हम जीत जाएंगे। सोचेंगे कि अगर इकट्ठा भी रह गया तो हमने कैसे जीतना। बात पॉइंट, कल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की कि पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम फॉर डायलॉग। लेकिन पार्लियामेंट को ताला किसने लगाया हुआ है? पार्लियामेंट में बात करने कौन नहीं देता? स्पीकर साहब क्यों ऐसे अल्फाज हज़फ करा देती हैं जिनको कहने के लिए फिर सड़क पे आना पड़े, और वो वहां बोलने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? क्यों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जब गवर्नमेंट का दिल चाहता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करती है, जब नहीं दिल चाहता उस वक्त प्रोटेक्शन ऑर्डर डिनाई कर दिए जाते हैं? क्या वो पार्लियामेंट को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर चलाना चाहते हैं? आज भी पार्लियामेंट खोल लें, इजलास बुला लें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, कल पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हो जाएगी। थोड़ा तनकीद सुनने का हौसला पैदा करें, थोड़ी तकरीरें सुनने का हौसला पैदा करें। वो तकरीरें जो वो जलसों की लाइव सुन लेते हैं, कौमी असेंबली में सुन लें, डायलॉग शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट को बंद रखेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी करेंगे, तो पार्लियामेंट में तो डायलॉग नहीं होगा, ये डायलॉग सड़कों पे होगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बड़ी होती है। खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक बाप की तरह होता है, फादर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी ईगो से नीचे आना चाहिए, और उस नीचे आकर प्राइम मिनिस्टर को उसके पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए, वहां डिबेट शुरू करनी चाहिए, टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। आज भी जब वो ये अपील कर रहे थे कि जलसे जुलूस ना किए जाएं, साथ ये कह रहे थे हमारी हुकूमत तो नहीं गिर सकती। लेकिन जिद ना करें, लोगों को चैलेंज ना करें। गवर्नमेंट का काम नहीं है चैलेंज करना, ऑपोजिशन का काम है चैलेंज करना। गवर्नमेंट का काम है लोगों के साथ, कौम के साथ, अवाम के साथ, सबके साथ एक फादरली लुक के साथ चलना। और कभी बाप अपने बच्चों को, अपने घर में रहने वाले लोगों को रोज ठीक है आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते। राइट। ज़िनेरा, अब तक तो ये इख्तलाफ सामने आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट की जो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑपोजिशन को जो है ना थोड़ा सा नाराज कर देती हैं। मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर तो आवाम को विजिट कर रहे हैं, ऐसा ना करें कि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाएं। Well, I respect what Muzammil Saab is saying. He has his own opinion. But अगर एक न्यूट्रलिटी के साथ कंपैरिजन करें तो जो भी जमात हुकूमत में होती है और जो भी जमात ऑपोजिशन में होती है वो एक ही जैसे रोल्स प्ले कर रही होती है। यही पीएमएलएन थी जो गवर्नमेंट में थी और कंटेनर पे थे खान साहब, तो सिचुएशन रिवर्स कर लें आप, इसी तरह थी। वो बहुत हॉस्टाइल तकरीरें करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, हर तरह की बात करते थे। तो गवर्नमेंट ने चौधरी निसार साहब निकले और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डंडे का भी इस्तेमाल किया। आई रिमेंबर वेरी वेल के
मेरी किसी ब्यूरोक्रेट से बात हुई थी फोन पे। आई वाज नॉट इन पाकिस्तान जब यहाँ पे धरना हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी समझते थे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हालात बड़े खराब हैं, एक हाईजैक हुआ है इस्लामाबाद बिल्कुल, तो ये गलत हो रहा है सब कुछ। तो वो हमें सीनियर लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो सारे कहते थे नहीं नहीं आप इन्हें बैठे रहने दें, हम इन्हें डंडे मार मार के उठाएंगे। अब वही बात जो है कभी पानी छोड़ के कभी किसी तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है। तो हकीकत तो ये है कि जो भी पावर में होता है वो एक जैसा रोल प्ले करता है, और जब वो अपोजिशन में होता है तो वो अपोजिशन हुकूमत को कहता है भाई आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो बड़े हैं, ऐसे ना करें। तो हमारे रोल्स एक जैसे हैं, हमारे धरने, हमारी एम्बिशंस, हमारी पावर पॉलिटिक्स सब एक जैसी होती हैं, और एक ही चीज के पीछे दौड़ लगाई हुई है सबने। अगर किसी चीज पे फोकस नहीं है तो वो है मुल्क और लोगों की बेहतरी। पॉलिसीज की तरफ तवज्जो नहीं है, इंसान की फिक्र नहीं है, कुर्सी की फिक्र बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली ये जो मर्जी कर लें, मुझे तो ये सब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि आम आदमी से इस एलीट का कोई कनेक्शन नहीं है। ना नवाज शरीफ ने हमें कुछ ऐसा दिया जिसको आज हम बैठ के बहुत सर्व करने की कोशिश करें, सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, ना हमें पीपीपी ने कुछ ऐसा दिया। ये आपस में लड़ते हैं, फिर आपस में अपने मकासद के लिए जुड़ के भी बैठ जाते हैं, और जब वो नहीं आपस में बनती तो फिर लड़ाई करने लगते हैं, और हम लोगों को इन्हें कवरेज देनी पड़ती है, इन्हीं पे डिबेट भी करनी पड़ती है। सो मेरे ख्याल में इट्स अ यूजलेस थिंग कि इन लोगों की बात की जाए कि ये क्या करने जा रहे हैं। आयशा, एक वक्त था, पिछले 2 हफ्तों की मैं बात कर रही हूँ, कि जब नेशनल डायलॉग की आवाज़ें सुनने को मिला करती थी, और ये कहा जा रहा था कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, कुछ हुकूमत में बैठे सियासी हल्के भी ये चाहते हैं कि नेशनल डायलॉग की तरफ आया जाए। लेकिन जो स्ट्रेटजी जिस पर अपोजिशन अमल कर रही है, खान साहब कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये कैसे चलेगा फिर? मतलब फिर वाकई हम ये समझ लें कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के मामला हैं ये? जरिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आप कह रही है कैसे चलेगा, ये वाकई मामलात इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हैं, ये फैसला करना होगा कि आगे इस निज़ाम को कैसे चलना है। ये बातें दोनों जानिब से बहुत की जाती हैं कि शायद वो निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, मगर जो अभी ज़ुनैरा बात कर रही थी, मैं उससे एग्री करूंगी कि मफादात अपने अपने देखे जाते हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो बातें मीडिया में रिपोर्ट हुई, अगर अंदर महफिलों में बैठकर या मुज़ाकरात और मुलाकातों में ये तय किया जा रहा हो कि आप कब बारी लेंगे, हम कब बारी लेंगे, हम इतने दिन बैठ जाएंगे, मतलब आप तो अवाम के मैंडेट को अपनी मुलाकातों में ही मजाक बना रहे हैं। रही बात कि क्या वाकई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रहे हैं, हमारी तारीख सियासी ये बताती है कि सियासत में हरफे आखिर कुछ नहीं। कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त आने वाले मुस्तकबिल में दुश्मन हो सकते हैं। सो इस वक्त जो हमारा सियासी माहौल है वो यकीनी बहुत गर्म है। पीडीएम का पहला मकसद है लाहौर के जलसे को इतना पोटेंशियली स्ट्रेंथन दिखाना कि हाँ, हम अवाम का मैंडेट लेके यहाँ खड़े हैं और हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। कि कितने जुड़े रहेंगे, कितने यकसू रहेंगे, मुनज़्ज़म होकर कुछ भी हासिल हो सकता है, मगर अंदर से ही मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि पीडीएम अपने मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर रही है, यानी इत्तेहाद में कहीं ना कहीं बारीक दरारें मौजूद हैं। दूसरी जानिब हुकूमत बचती है, हुकूमत कहती है हम पैनिक नहीं, हम परेशान नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करें, मगर दूसरी तरफ ही कहते हैं कि आए जी बैठकर बात कर लेते हैं। कहने से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है, संजीदगी दोनों तरफ ही नहीं। अल्टीमेटली मामलात मुज़ाकरात पर जाएंगे, इन दोनों को मेज पर बैठना होगा। एक दूसरे के सामने बैठते हैं या किसी और के सामने बैठते हैं, ये वक्त तायुन करेगा। मगर अगर मामलात में आगे जाना है, निजाम को बेहतर तौर चलना है, अवाम के लिए काम होना है, तो ये जो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है इसको बनाना इन्हीं लोगों ने है। ये किस तरफ जाएंगे ये आने वाले दिन फैसला करेंगे। जनवरी मेरा ख्याल से अभी थोड़ा उसके बारे में कहना टू अर्ली हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर की जो शिद्दत है ना, इसको पहले नाप लिया जाए कि पलड़ा कहाँ भारी होता है, झुकाव किस तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है सियासी महाज पर दोनों जानिब। बुखारी साहब, आयशा कह रही हैं कि अभी दिसंबर ने डिसाइड करना है कि जनवरी में होना क्या है। एक 13 दिसंबर का जलसा, दूसरा जलसा 27 दिसंबर का जो कि अपोजिशन का आखिरी जलसा होगा, फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च को डिसाइड करना है। उससे पहले पहले या उसके बाद हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय में हालात जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। चूँकि हम इस वक्त देख रहे हैं बज़ाहिर कि इट्स अ बैटल बिटवीन पीडीएम एंड पीटीआई, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ पार्टीज़ का जो नैरेटिव है और जो उनका टारगेट है वो हमारे कुछ जो मुक़्तदिर अदारे हैं उनमें कुछ शामिल लोग हैं। तो इसलिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो ऑलरेडी हम खड़े हुए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं शायद कुछ सेकंड्स आपके ज़्यादा ले लूँ। देखिए, पीडीएम की कंपोजिशन देखिए, बड़ी मजबूत पार्टियां हैं उसमें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसके अलावा सबसे बड़ी रिलीजियस पार्टी है मौलाना फजल रहमान की सूरत में, एक और बहुत बड़ी रिलीजियस पार्टी जमीयत उलमाए पाकिस्तान, और साथ साथ आप बलूचिस्तान की जो पार्टीज़ हैं जो हुकूमतें शेयर करती रही हैं और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं अवाम के दरमियान और वो स्ट्रीट पावर रखती हैं। दूसरी तरफ अगर आप पीटीआई की जो इस वक्त की कंपोजिशन है इनकी कोalition की वो देखें तो पीटीआई इटसेल्फ और पीटीआई के बारे में मतलब एक बात मैं वाज़े तौर पे चूँकि मेरा अवामुन्नास से रब्ता इस 2-3 सूरतों में एक सहाफ़ी होने की वजह से, दूसरा एक टीचर होने की वजह से, तो बाकायदा मैं फ़ील कर रहा हूँ कि पीटीआई का ग्राफ जो है अवाम में परफॉर्मेंस की वजह से नीचे जा रहा है। तीसरी बात है कि पीटीआई के जो 2 कंपोनेंट्स पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एक पीएमएलक्यू है। पीएमएलक्यू जो है वो एक इलेक्टेबल्स की जमात है और वो भी आपको पता है कि पीछे से सपोर्ट हो तो मूव करती है, किस तरफ मूव करना है। इसी तरह ही एक और जमात रह जाती है एमक्यूएम, जबकि मेंगल साहब जो हैं वो ऑलरेडी छोड़ के पीडीएम ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये पहली एक ईंट खिसकी है और फ्यूचर में शायद कहीं से बात हो जाए तो एक ईंट और खिसक जाए तो बहुत आसान हो जाएगा पीडीएम के लिए अपने हदफ का असूल, जो कि पहला हदफ इमरान खान है, बाकी बात उसकी है, बाकी बात बाद की है। और दूसरी बात, लॉन्ग मार्च होगा, सवाल पैदा होता है लॉन्ग मार्च के बाद क्या होगा, सिट इन होगा, फिर सवाल पैदा होता है सिट इन के बाद क्या होगा, इस्तीफे होंगे, जिसके जवाब में खान साहब फरमाते हैं कि वो बाई इलेक्शंस करवा देंगे। तो अगर वो बाई इलेक्शंस करवाएंगे तो यकीनी तौर पे पीडीएम उन बाई इलेक्शन में शिरकत नहीं करेगी, जिसका मतलब है कि पीटीआई एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी, लेकिन उस असेंबली का इम्प्रेशन, उसका तासुर जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब की असेंबली जैसा होगा या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की असेंबली जैसा होगा और यकीनन वो देर तक सरवाइव नहीं करेगी। तो ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीडीएम फ्रंट फुट पे खेल रही है, जिसको बड़े वीकली डिफेंड कर रहे हैं इमरान खान साहब। कभी उसे इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का नाम दे देते हैं, कभी कह देते हैं कि जनाब ये इंडिया की जुबान बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई नैरेटिव उनके पास नहीं है। तो पॉलिटिकल प्लस पॉइंट आपने यहाँ पे जी एक बेहतर बात उस दिन भी जनरल साहब की मौजूदगी में की थी और आप भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे मुख्तदिर हलकों को कोशिश करनी चाहिए, वरना नुकसान बहरसू मुल्क का ही है। ठीक है, मुख्तदिर हलकों को इस सिलसिले के हवाले से अपना कोई ना कोई किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ये रास्ता सबसे पहले पार्लियामेंट की तरफ जाता दिखाई देता है, उसके बाद हम अस्करी क़ुव्वतों की तरफ देखते हैं आंखें उठाकर, और फिर ये आवाम देखती है खुद अदालतों की तरफ के वहाँ से क्या फैसले सामने आते हैं। ज़ुनैर, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि नेशनल डायलॉग तो सारे कह रहे हैं, लेकिन वो नेशनल डायलॉग, उसमें वो नेशनल तब बनता है जब उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हों। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि किन लोगों को वो स्टेक होल्डर्स समझते हैं और किन किन को वो समझते हैं वो स्टेक होल्डर्स नहीं है, लेकिन मजबूरी है उनको साथ बिठाना। उसका स्केल क्या होगा, उसके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, कम से कम ये सवाल तो पूछने चाहिए लोगों से। चलें, जो ही ये मामला फिर से उठाया जाता है अपोजिशन की जानिब से या फिर हुकूमत में बैठे सियासी हलकों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, कि कौन उस टेबल पर आकर बैठेगा और कौन उन मुज़ाकरात को लीड करेगा, क्योंकि अपोजिशन तो बारहा कह चुकी कि कुछ कुव्वतों से उसे जो है वो अख्तलाफ है और वहाँ पर बैठ के वो बात करना चाहती नहीं है, क्योंकि उनका जमहूरी हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्ट्रेट। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत की तरफ से जाली खबरों से पाकिस्तान को बदनाम करने और आलमी बिरादरी को गुमराह करने का इंकशाफ हुआ और यूरोपीय ग्रुप ने भारतीय क्रॉनिकल के उन्वान से तहकीकात में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को तक़वियत देने वाले आउटलेट्स की निशानदही की है। इसी इदारे की तरफ से गुज़िश्ता साल भी 65 ममालिक में कायम 265 मरबूत जाली नेटवर्क बेनकाब किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार की जो रिसर्च मंजर यहाँ पर आई है उसमें बताया गया है कि मजमूई तौर पर 95 ममालिक में 500 जाली मीडिया आउटलेट्स हैं, जिसमें यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जिसमें फेसबुक पेजेस भी हैं, इसके
इसके अलावा ट्विटर अकाउंट्स भी हैं, एनजीओज और थिंक टैंक्स के साथ बैठकर भी ये काम किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद ये है कि यूरोपीय यूनियन में और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साख को खराब करके मजीद वहां से भारत फायदा हासिल कर सके। जनरल साहब, इतना कुछ सामने आ चुका है, ये बताइए आलमी दुनिया के सामने पाकिस्तान को ये मामला उठाना चाहिए? देखिए जी, जरूर उठाना चाहिए, और उससे बढ़ के ये है कि इसके ऊपर अपने लोगों में भी आगाही देनी चाहिए, क्योंकि टारगेट तो ठीक बाहर की अक़वाम भी हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों में टारगेट आपके अपने लोग होते हैं। जैसे हम हाइब्रिड वॉर की बात हम करते हैं, इसको इस तरीके से अगर आप समझें तो आसानी होगी। ये जो सिस्टम है जो उन्होंने क्रिएट किया था, ये आइसोलेशन में नहीं था, ये फॉरेन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी अपनी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दी जाती हैं, और फिर उसके मुताबिक इंटेलिजेंस और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर के लोग जो हैं वो इस पर प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इनका ऑब्जेक्टिव पता ही था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और पाकिस्तान को दुनिया में एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे आपने पेश करना है। उसमें अगर आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर कर दिया, तो फिर दुनिया को यकीन दहानी उसकी कराने के लिए कि वाकई ये पाकिस्तान ने किया है और ये नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के ये कनेक्शंस हैं, तो फिर वो मीडिया उसको टेक ओवर कर लेता है और दुनिया में वो नैरेटिव मुख्तलिफ डायरेक्शन से, कोई इंग्लैंड से आर्टिकल आ रहा है, कोई थिंक टैंक जो है वो अमेरिका से दे रहा है, तो मुख्तलिफ डायरेक्शन से जब अटैक किया जाता है तो लोगों की एक परसेप्शन बिल्डअप होती है दूसरे मुल्कों में भी और अपने पाकिस्तान में। इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान के अपने लोग, मैंने खुद सुना है, मेरे साथ टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के हमें ब्लेम करते रहे कि जी आप भारत में ये करा रहे हैं। तो ये उनकी ज़हनी, आप कह लीजिए कि जो एक तरह का वो ज़हनी तौर पे उनके ऊपर काबू पा लिया गया और उनकी ज़हनियत बदल दी, उनका माइंडसेट चेंज कर दिया और वो खुद ही अपने आप को मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव अगर उनकी आर्मी की तरफ से देखा जाए तो वो है कि बगैर जंग लड़े वो जंग जीत जाएं। उसमें यह है कि आर्मी को डिमोरलाइज कर दिया जाए या पाकिस्तान के अवाम को उठा के आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, उनमें झूठे अफवाहें फैलाई जाएं। नतीजा ये कि वो ऐसी सूरत हाल बन जाए कि एक डिमोरलाइज्ड आर्मी जो अंदर से कंडेम्ड हो और आपकी पब्लिक जो है वो उसको सपोर्ट ना करे और दुश्मन के लिए बाहर से बहुत थोड़ा काम करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको वो लेके आगे चलते हैं और यही हम बताते रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड वॉर है, ये मीडिया के थ्रू लड़ी जा रही है। उसमें होता यही है कि जिस तरह एक आदमी का ज़हन इतना परागंदा कर दिया, उसको इतना पॉइजन कर दिया कि फिर जो एक्चुअल आदमी है जो भारत में बैठा है उसको काम करने की जरूरत नहीं रहती। वो आदमी इतना कन्विंस हो चुका होता है कि ये जिम्मेदारी वो खुद ले लेता है, आगे वो लोगों को कन्विंस करना शुरू कर देता है, हालांकि वो आपका अपना आदमी है, लेकिन वो इस हद तक कन्विंस हो चुका है उस नैरेटिव पे कि वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल जो पैदा हो जाती है, ये मेरा ख्याल उन्होंने बड़े मजबूत तरीके से किया है। मीडिया का इस्तेमाल भी, सोशल मीडिया का भी, और उसमें खास तौर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि थिंक टैंक्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया। अगर ह्यूमन राइट्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन नाम बाहर से लगा रही है तो वो एक इंडिपेंडेंट व्यू समझा जाएगा। अगर कोई थिंक टैंक अपना पेपर लिख रहा है जिसमें हुसैन हक्कानी बड़े, आपको याद है कि वो बड़ा हिस्सा डालता रहा है, तो ये उस तरह उसका समझा जाएगा कि जनाब एक बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की गई है और पाकिस्तान को नंगा किया गया कि जिन्होंने ये किया वो बिल्कुल किया। इसमें तो शख्सियत का नाम इस्तेमाल किया गया जो कि इंसानी हुकूक तंजीमों के साथ काम कर चुकी हैं। और जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरियाब चीज ये है कि बाहर तो जो भी आप करें अपने लोगों को समझना चाहिए ताकि वो अपने जहन को बचा सकें। वो अपनी कौम के, अपने लीडर्स के, अपनी फौज के नैरेटिव्स पे यकीन करें बजाय इसके कि बाहर के नैरेटिव्स पे करें। अगर बाहर के करेंगे यही होगा, कभी जाके आपको दावा आएगा 10 साल बाद जब आप अपना काम कर चुके हो। जुनैरा, जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इसी सिलसिले में अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट की है ताकि वो अक़वाम आलम को आगाह कर सकें। वाज़िल अल्फाज में उन्होंने उस डोजियर को भी अपने ट्विटर हैंडल पर जिक्र किया है कि जो कि पाकिस्तान की जानिब से UN असम्बली में वहाँ के जनरल सेक्रेटरी को थमाया गया है और ये कहना है कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है ये इस तरह की जो भी इंकशाफात अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से मंजर आम पर आए हैं। मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊँगी कि आलमी दुनिया के सामने ये मामला हमें उठाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर चुके हैं लेकिन मजीद क्या कुछ होना चाहिए सिलसिले में? ज़रियाब, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि ये तो
काफ़ी टाइम तक लोगों को समझाने के लिए तकरीबन रोज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कस होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया पे, हर जगह, बिकॉज इसका जो टाइम स्पैन है दैट इज़ लाइक ओवर 20 ईयर्स हमने बगैर कुछ किए गुजार दिए। और उस दौरान इंडिया ने सिर्फ ये किया है कि डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़रिए अपने कल्चर, अपने रिलीजन, हर चीज़ को यूज़ करते हुए वेस्ट की सारी यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट हैक कर लिया है। अब अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद से सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुसलमानों के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था वर्ल्ड में, और पाकिस्तान बीइंग नेक्स्ट टू अफगानिस्तान वैसे ही एक अजीब सी स्टेट में था। अब इसमें हमने क्या करना था उसको छोड़ दें, वो हमने नहीं किया, वी ऑल नो दैट। बट मैं पिछले 5 साल से ये चीज़ हर जगह डिस्कस करती हूँ कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कोई ना फंडिंग होती है, ना सपोर्ट होती है, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। जो जाता है वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से या पढ़ने गया होता है, या वो किसी और तरीके से किसी फेलोशिप के जरिए से वहां पहुंचा होता है। तो उस कौम की, इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान, और वो उसने किया है, उसने उसका फायदा उठाया है, और आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बट अब गवर्नमेंट जो है अगर एक्टिव हो रही है तो उसमें सबसे पहले आपका काम ये है कि हर एम्बेसडर को आप टास्किंग कर दें, उन्हें बता दें उन्होंने अपने कंसर्न मुल्क में क्या क्या करने हैं, उस पर उनसे रिपोर्ट लें। फॉरेन ऑफिस के बगैर आपका कोई काम, कोई बात, कोई वॉइस, सेन वॉइस कहीं नहीं पहुंच सकती। और मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी पैरेलल लाइंस पे चल रही है, ये डोजियर कंपाइल भी उन्होंने किया है, दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। लेकिन जब तक इसमें फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं होगा तब तक इसका फायदा कोई नहीं होगा। बुखारी साहब, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इस सिलसिले में बातचीत भी हो रही थी कि वो किस तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब इस सिलसिले में फरमा रहे थे कि हम मुकम्मल तौर पर भारत का जो चेहरा है बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात कुछ और करते हैं, वो मामला सारा दहशत गर्दी की तरफ लेकर चले जाते हैं। हमारे इदारों को या पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए कि मजीद इस मामले को बेहतर तरीके से उठाया जाए, उठाना चाहिए? देखिए, स्लैकनेस तो हमारे एंड पे है, क्योंकि हम पिछले तकरीबन 1 डेकेड से तो मैं सुन रहा हूँ फिफ्थ जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। हमें जब ये अंदाज़ा है कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमने उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी थी हमारे पास। और यकीन कीजिए अभी तक तो मुझे अभी भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक डोजियर आपने तैयार किया और वो भी आप सर्कुलेट उस तरीके से नहीं कर पाए। 1 दूसरा, मैं आज ही की मिसाल देता हूँ, आज ही की खबर है, हमारे मीडिया की तरफ से भी स्लैकनेस है, लाउजीनेस है। मैं कहूँगा कि आज ही पंजाब में एक नेटवर्क ब्रेक किया CTD और ISI ने मिलके, और वो नेटवर्क जो है वो था अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का और रॉ का। 3 बंदे पकड़े गए और कब से वो यहाँ से नेटवर्क चला रहे थे, उधर से ही आए थे अफगानिस्तान से। लेकिन ज़रियाब आप तो बैठी हुई हैं स्क्रीन पे, आप मॉनिटर भी बड़ा अच्छा कर रही हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये खबर हमने कितने चैनल्स ने उठाई है और कल के अखबार आपका शिकवा अपनी जगह बजा, और यही शिकवा गुज़िश्ता रोज़ उस इंस्टीट्यूट की तरफ से भी किया गया था बुखारी साहब। तो मैं बिल्कुल वही बात है, हमने उस 5th जनरेशन वॉर को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया। हमें भी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। प्रॉब्लम वही है कि जब तक एक भरपूर विल ना हो और उस विल के पीछे पूरी कौम ना खड़ी हो, इस तरह का नैरेटिव आप बिल्ड नहीं कर सकते। ना ही अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, हाफ हार्टेडली लोग जो हैं काम करते हैं। बिल्कुल जुनैरा ने पॉइंट आउट किया कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं बाहर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, मतलब रोज़ खबरें छपती हैं, शायद वो उनका अपना कॉम्पिटेंस लेवल जो है इतना डाउटफुल है कि वो किसी भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत ही नहीं रखते। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन चूंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये उस वक्त आ रही हैं जब आपने काम शुरू किया है, इसका मतलब है बहुत कुछ मौजूद है, बहुत कुछ आना बाकी है। अब आपने उनको कैसे एक्सपोज करना है, इसके लिए एक बाकायदा स्ट्रेटजी की ज़रूरत है।
आयशा, जहां पे ये सवाल आता है ना कि पाकिस्तान को आलमी दुनिया के सामने ये मामला उठाना चाहिए, तो उस क्वेश्चन मार्क के साथ 3 इदारों का रोल भी आता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है और साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, अपने सवाल के साथ बताइएगा, ये मामला हमें उठाना चाहिए? बिल्कुल जरियाब जरूर उठना चाहिए। और EU डिसइंफो लैब जब ये बता रही है हमारे सामने कि ये 15 साल का एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा है, तो हमारे लिए बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आपने इदारों के नाम लिए, मैं एम्बेसीज की बात करूंगी, फॉरेन ऑफिस की बात करूंगी। हम कहाँ चूक गए और हम कैसे और क्यों चूक गए, जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो कितना शातिर है, जब वो मुर्दा लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो लैब है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो यहाँ तक ये बता रहे हैं कि इतना जिसे कहा जाए कि ओरिएंटेड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है ये नेटवर्क और इतनी इसमें हम आहंगी है जिस तरीके से वो काम कर रहा है कि 1 साल पहले एक्सपोज हो चुका, उसके बाद भी वो उसी तरह एफिशिएंटली अपना काम करने में मसरूफ है। 116 ममालिक तक उसकी रीच है। हमें अब क्या करने की जरूरत है? हम क्या एक डोजियर दे के बैठ सकते हैं? हम चंद एक बार टीवी शोज में बात करके बैठ सकते हैं? नहीं। उस 15 साल के प्रोपेगेंडा के जवाब में शायद हमें कई साल लगे ये रियलाइज कराने में, दुनिया को, लोगों को और भारत को एक्सपोज करने में कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, एक तसलसल से सब चीजें दोहरानी पड़ेंगी, फिर वो हमारी फॉरेन ऑफिस की मीटिंग्स हो, ब्रीफिंग्स हो, प्रेजेंटेशंस कहीं हो, हर जगह पर। और इसी तरह से इसको ब्रेक करके, इसके तमाम नेटवर्क को ब्रेक करके बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खास तौर पर इस पे फोकस करते हुए एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट होनी चाहिए इसको बस्ट करने के लिए कि इसके अंदर कौन लोग थे, वो किस तरह से नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, कहां कहां वो चीजें फिर दिखाई जा रही हैं, कौन कौन से आउटलेट्स उनको बाय कर रहे हैं, कौन से लोग बाय कर रहे हैं और फिर किस तरह से बाय करके उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इस पे चुप नहीं रहा जा सकता, इसको बार बार रिपीट करना होगा। क्यों कह रही हूँ? थिंक टैंक प्रेजेंटेशंस में इसको इस्तेमाल करें। आपकी जो फॉरेन ऑफिस बाहर मौजूद हैं वो अपनी ब्रीफिंग्स में इसको लेकर जाएं। जहां पर एम्बेसीज हैं वहां पर इसको इस्तेमाल करें। मतलब इसको इतना ज्यादा रिपीट किया जाए, इतना ज्यादा रिपीट किया जाए, क्योंकि जैसे ऊपर अभी हमारे पैनलिस्ट भी जिक्र करते थे, इसको समझना और समझाना इन डेप्थ ये बहुत बड़ी चीज है। जितना बार बार दोहराया जाएगा, बताया जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी, इसमें नई चीजें खुलेंगी। और ये सब बहुत सी ऐसी चीजें कि समटाइम हम किसी वेबसाइट लिंक से एक इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं और उसको यकीन कर जाते हैं। सो इसको बहुत ज्यादा बार बार ब्रेक करके सामने रखने की जरूरत है कि लिंक्स कहां कहां पर मौजूद हैं, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ इतना मुनज़्ज़म अंदाज में 15 साल पर मुहित वो प्रोपेगेंडा है जो अब जाकर हमारी नहीं, बाहर ही से खुद एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग। मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ कहा जाता तो शायद दुनिया कहती कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तहकीक हमारी नहीं है। दूसरा ये कि भी कुछ चंद रोज तक एक इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है और फॉरेन मिनिस्टर भी उसका हिस्सा होंगे, गालिबन वर्चुअल ये होगा इजलास। मतलब वो एक फोरम भी है और उसके अलावा भी मुतादिद फोरम है जहां पर पाकिस्तान को ये मामला उठाना चाहिए। देखिए, जब हमने इससे पहले डोजियर पे चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम में बात की, तो मैंने तब भी कहा था कि देखें, फॉरेन मिनिस्टर को OIC में जब 50 मुल्कों के वज़राए खारजा मौजूद थे और वो उनमें से निसफ से तो मिले, उन सबको डोजियर देना चाहिए था, कोई जॉइंट कम्युनिटी उस पर लेना चाहिए था। मुस्लिम जो भी दोस्त ममालिक हैं, हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उतनी पेस से नहीं काम कर रहे इस पर जितनी पेस से बाकी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मैं अब भी समझता हूँ ये जो डिसइंफो का मामला है, इसको पाकिस्तान में तो आज आप भी डिबेट कर रही हैं, लेकिन बात तो ये थी कि जो फॉरेन ऑफिस का और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक्सटर्नल मीडिया विंग है, वो इसको कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जाकर लेकर जा सका है, कितने इंटरनेशनल चैनल्स ने इस पर बात की है, कितने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है। अगर ये इंटरनेशनल अरीना में नहीं है तो अभी भारत की तो कामयाबी है ना। मैं और आप जितनी मर्जी बात कर लें, भारत के ऑडियंस हम नहीं है। जनरल साहब कह रहे थे कि हमें अपने मुल्क के लोगों को इससे बावर कराना है। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और उसको पाकिस्तान के ऊपर कामिल यकीन है, वो इसको अपनी माँ धरती समझता है। और चंद लोग जो बाहर जाकर जिनके नाम लिए जाते हैं, मैं 22 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो टैंकों के आगे खुद लेटने को तैयार होते हैं जब भारत का मामला आता है। मामला तो दुनिया का है, अक़वाम आलम का है। हमने सारी मीडिया मैनेजमेंट भी पाकिस्तान के अंदर कर ली है, सारी ऑडियंस भी पाकिस्तान के अंदर ही ले ली है और हमने समझा है पाकिस्तान ही सब कुछ है। नहीं, दुनिया के उन्होंने 95 ममालिक में आउटलेट इसलिए बनाए थे कि सारा कुछ भारत ही है। नहीं,
उन्हें पता था कि 95 ममालिक की राय आमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इनको इनका एक्सटर्नल मीडिया विंग है, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि हम कितने इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको लेके जा सके हैं, कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे से ले जा सके हैं, फिर ही बात होगी। ठीक, जनरल साहब एड योर कमेंट प्लीज। देखिए, इसके दो पहलू होते हैं, एक इसका ऑफेंसिव है और दूसरा इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और दोनों ही इसी वॉरफेयर के, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या आप कह लीजिए कि हाइब्रिड वॉरफेयर के अगेंस्ट आपने करने हैं। आज आपने डोजियर दिया है, इस डोजियर को यकीनी हद तक पहुंचाने के लिए कि वाकई दुनिया इस पे यकीन करे, वो आपको ऑफेंसिव एक एक्शन करना पड़ेगा, जहां थिंक टैंक्स आप एम्प्लॉय करेंगे, राइटर्स एम्प्लॉय करेंगे बाहर से और मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से, और सोशल मीडिया इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन डिफेंसिव उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आपके अपने लोग मुहिब्बे वतन होते हैं, लेकिन नैरेटिव इस तरह उनके ज़हनों में डाला जाता है कि वो यकीन करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि इंडिया से इस चीज को स्पॉन्सर किया गया, जबकि शुरू ये लाहौर से हुआ। लाहौर में एक बिल्डिंग बन रही है जो कि मेन बुलेवार्ड पे, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे बन रही है, और ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की है। उसके बारे में नैरेटिव चलाया गया कि ये जनरल बाजवा के बेटे की है, वो पिक किया इंडियंस ने, और फिर उसको उन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शन से चलाना शुरू किया, और ये सोशल मीडिया पे फिरना शुरू हो गया। मुझे लाहौर से कई दोस्तों ने पूछना शुरू किया कि यार ये कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग उसका बेटा बना रहा है। बात ये है कि आपके अपने जहन अगर कन्विंस हो जाए किसी चीज के ऊपर, तो फिर आप इसके एक्टिव एलिमेंट आप बन जाते हैं, एक्टिव एजेंट आप बन जाते हैं। जनरल साहब, एक बड़ा टास्क तो है, लेकिन इसमें हुकूमत को ही अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली। देखें, अपने लोगों में जो अवेयरनेस की बात करते हैं वो ये है कि एक तो उनको हर चीज जो सोशल मीडिया पे चलाई जाती है उस पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरे, अब हमें कोई एक्सपर्ट बैठा के, तो जो बाहर जो हमने ये पकड़ा इनका सेल जो ये कर रहा था नेटवर्क, उसने जो बड़े बड़े इशू फ्लोट किए उनमें उनका झूठ खोलना ठीक है। ठीक है जनरल साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं बस सेगमेंट क्लोज करूंगी, और सेगमेंट क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, सिर्फ एक ट्वीट कर देने से मामला हल नहीं होंगे। इस मामले को हमें हर फोरम पर उठाना होगा, तभी ये जो 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसको खत्म करने में, उसका तदारुक करने में, उसको सद्देबाब करने में कामयाब होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत में ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज शदीद होता चला जा रहा है। 2 हफ्ते गुजर गए हैं इस एहतजाज को। क़वानीन वापस लेने का मुतालबा जो है किसान वो नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने देखा है कि वज़ीर दाखिला की जानिब से भी मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से रब्ता किया गया है, लेकिन किसानों का एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ऐसी क्या वजह है, क्यों इन इस्लाहात को कबूल नहीं किया जा रहा ज़राई शोबे में जो भारत की जानिब से की जा रही हैं? मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा किसानों को ज़राई शोबे में इस्लाहात कबूल आखिर क्यों नहीं है? 40 सेकंड्स में आपका जवाब। देखिए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ला रहे हैं और वहाँ सब्सिडीज खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी ने इतने ज्यादा मुतनाज़ा कवानीन वहाँ बनाए हैं, लेकिन उसकी एक रेपुटेशन ये भी है कि वो वापस नहीं लेता। नोटबंदी से ले लें और दीगर कवानीन ले लें, 370 पे जितना एहतजाज हुआ कश्मीर में, और अब ये भी, मुझे नहीं लगता इस मामले पर भी मोदी विड्रॉ करेगा। उसकी रेपुटेशन और उसका स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट ये है कि वो जब कोई काम कर लेता है तो इस वक्त तो उसके बाद पार्लियामेंट में अक्सरियत भी मौजूद है, उसकी गवर्नमेंट को खतरा भी नहीं है। पिछले दौर में तो वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, तब भी वो नोटबंदी जैसे काम कर गया था। मैं नहीं समझता कि इस एहतजाज के नतीजे में जो लॉज उन्होंने बनाए हैं अपने एग्री सेक्टर को कॉर्पोरेट करने के लिए और सब्सिडीज की विड्रॉ के लिए, उनको वापस लेंगे। ये एहतजाज कामयाब होता नजर नहीं आता। जनरल साहब, ये इस्लाहात क्यों कबूल नहीं है किसानों को? देखिए, इसमें कवानीन में बहुत ही एक मुश्किल सी सिचुएशन पैदा कर दी। वो ये है कि आज गवर्नमेंट लेती थी उससे ये गंदम वगैरह, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कॉर्पोरेट अदारे लेंगे। तो बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस के अदारे जब लेते हैं तो वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं, सो किसान को ये फिक्र है कि वो उसको सही कीमत नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि वो होर्डिंग करेंगे, अपने बड़े बड़े गोदाम बना लेंगे और अपनी मर्जी की कीमत पे लोगों को देंगे, सो आवाम को भी शायद महंगा मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट रेशो इंप्रूव करने के लिए किसान को डर है कि उनको कीमत ज्यादा नहीं मिलेगी। अब यह है कि हुकूमत ने इसमें कानून में एक तब्दीली उनको ऑफर की है
कि हम कम से कम कीमत मुकर्रर कर दिया करेंगे हर साल कि कम से कम ये कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन किसान उस पर भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि असल चीज ये है कि क्या वो लोग जो कॉर्पोरेट अदारे हैं वो उस कीमत पे उनसे गाना लेते भी हैं या नहीं, किसान कब तक बैठा रहे। तो इस वजह से ये कवानीन ने उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर। ठीक है जुनेरा, विद इन 40 सेकंड्स प्लीज। देखिए, कॉर्पोरेट इदारों के अंडर जब आप किसानों को कर रहे हैं और जो एक ट्रेडिशनल मिडिल मैन या आड़ती का रोल होता था जो कि बहुत कंसिडरेट वे में एक कीमत मुकर्रर करता था, उसको बाहर निकाल के आप फेंक देंगे तो एक आम किसान किधर जाएगा। कॉर्पोरेट के साथ डील करना तो कई दफ़ा गवर्नमेंट्स के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, एक आम किसान कैसे डील करेगा। ये फॉल्ट लाइन्स जितनी भी हैं इंडिया में, ये उसको छेड़े जा रही हैं एक एक करके मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, और इस वक्त उन्होंने जो हाथ डाला है किसान पे, वो पंजाब पे डाल दिया है। तो ये बैकलैश आएगा, कानून वापस हो या ना हो ये सेपरेट इशू है। वहाँ पे पहले बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं और अभी इन्होंने सिखों को छेड़ दिया है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो बहुत क्लोज एलाय हैं मोदी के, उनको भी अब साइड चूज करनी पड़ेगी कि आइंदा की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अपने किसानों के साथ खड़े होना है कि मोदी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है। बुखारी साहब, वही बात कि आज से पहले हम जो है मिसाल दिया करते थे इंडियन पंजाब के एग्रीकल्चर की, वहाँ पे जो सब्सिडीज़ दी जाती थी, एक तो वो विड्रॉ की जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सेठ को इन्वॉल्व करेंगे ऐसे मामलात में, सेठ का मतलब कॉरपोरेट कल्चर है, तो यकीनी तौर पे जो प्रोड्यूसर है वो लॉस में जाता है। हमने थर्ड वर्ल्ड में तो स्पेशली ये देखा कि एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, इसलिए जो है वहाँ के किसान जो हैं इसको एक्सेप्ट करने के को तैयार नहीं। और ये बात सिर्फ पंजाब तक नहीं रही, बल्कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश से भी आ गए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ गए हैं। मतलब ये पॉलिसी वहाँ के किसी खित्ते के किसी भी किसान को जो है मंजूर नहीं। और उन्हीं की सपोर्ट में जो लंदन में हुआ है मुजाहरा, वो देखिए हज़ारों वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उनकी सपोर्ट में निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात तो बेनतीजा निकले हैं, लेकिन ये मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे और किसानों की फेवर में जाएंगे। शायद मोदी को बो डाउन करना पड़े इस मामले में। आयशा साहिबा, जरिया, मेरा ख्याल से शुमाली रियासतें हैं पंजाब और हरियाणा की एग्रीकल्चरली रिच है, इसके बावजूद कि मोदी हुकूमत कहे कि ये किसान दोस्त वो इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, मगर किसान बे यकीनी का शिकार है, गैर यकीनी का शिकार है, वो बेतबार है, वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये समझ रहा है कि उसको रेगुलेट जिस तरह से किया जाएगा तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा अपनी उस आमदनी को रखना। और खास तौर पर जो इस्लाहात लाई जा रही हैं उसमें जो बिजनेस सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा वो उसको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करे। इसके बावजूद कि हुकूमत ये कह रही है कि आपके पास निजाम मंडियों का मौजूद रहेगा और वो प्राइस को कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे, लेकिन इन अ लॉन्गर रन किसान ना ट्रस्ट करने को तैयार है, ना इस सिस्टम और निजाम को भी समझने को राजी है। तो ये एहतजाज जारी है मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं, क्योंकि सियासत भी इसके अंदर मौजूद है। जहाँ एक तरफ इसे किसान दोस्त तो वहां की अपोजिशन इसे किसान दुश्मन कह रही है, तो इसका नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, तो हर दौर की जो अपोजिशन हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर चाहे वो भारत की हो या किसी भी मुल्क की हो, जहां पर लोग एहतजाज के लिए खड़े हो जाते हैं, हम देखते हैं कि अपोजिशन की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि वो उस एहतजाज का हिस्सा बने और वहां के लोगों को कायल करने की कोशिश करे ताकि मामला उनकी फेवर में जाए। बहरहाल यहाँ पर हम बात करें किसानों के हवाले से कि उन्हें ये इस्लाहात मंजूर क्यों नहीं, क्योंकि जो तवील अरसे से उन्हें सब्सिडाइज रेट्स दिए गए थे और जो हुकूक उन्हें हासिल थे वो अब उनसे सलब किए जा रहे हैं। और बुखारी साहब का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है मुमकिन तौर पर कि मोदी साहब को बो डाउन करना पड़े। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।